का सेशन 2 हमारा लाइव सेशन 1 हुआ था, बहुत मस्त हुआ था। वहाँ पे हम थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। ये हमारा ट्रैम्प था। बहुत ही गरीब अवस्था में रहता है ये, इसके पास पैसे नहीं है, रैट ट्रैप बेच के और चोरी करके ये अपना घर चला रहा है इस वक्त। और तब भी मतलब ये ऐसा दिखता है, एकदम चूहे जैसा दिखता है ये। इसकी आंखों में हमेशा हंगर दिखती है, इसके कपड़े हमेशा फटे हुए रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी मुश्किलों के सहने के बावजूद भी कोई भी इससे प्यार से बात नहीं करता, कोई भी इसके साथ काइंड नहीं है। और ये पूरी दुनिया को एक रैट ट्रैप समझता है, एक चूहेदानी समझता है। ये समझता है कि पूरी दुनिया एक चूहेदानी है, उसमें जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो तुम्हें एंटाइज करती हैं, वो तुम्हें अट्रैक्ट करती हैं। और अगर तुम उनके लिए लालच दिखाते हो और उनके लिए फंस जाते और उनके लिए लालच दिखाते हो, तो तुम उस चूहेदानी में हमेशा के लिए फंस जाते हो। ठीक है। और अब इसने क्या करा, इसको एक ओल्ड मैन, रात में ये भटक रहा था एक जगह। तो इस बहुत ठंड हो रही थी। तो इसको इसको एक ओल्ड मैन ने अपने घर में सहारा दे दिया। और उस ओल्ड मैन ने इसको अपने 30 करोड़ रुपए दिखाए, जो कि वो एक मिल्क डेयरी चलाता है अपनी गाय के साथ। गाय इज़ द को फाउंडर, वन ऑफ द को फाउंडर। सो वो एक को फाउंडर है और गाय एक को फाउंडर है, मजाक कर रहा हूँ। तो वो एक मिल्क डेयरी चलाता है। और उसने वहाँ से 30 करोड़ रुपए चुराए हैं। सॉरी, 30 करोड़ रुपए बना लिए हैं अपनी मिल्क डेयरी से उस ओल्ड मैन ने, और वो उसे दिखाता है। अगले दिन सुबह ये उठता है और वहाँ से ये अपने रास्ते चला जाता है, और वो ओल्ड मैन अपनी मिल्क डेयरी चलाने के लिए चला जाता है। लेकिन क्या हुआ कि ये आधे घंटे में वापस आ जाता है, हमारा रैट ट्रैप पेडलर, ट्रैम्प जिसे कहते हैं। वापस आ जाता है हमारा ट्रैम्प वहाँ पे, और खिड़की खिड़की तोड़कर वो पैसे चुरा लेता है। ठीक है। क्योंकि वो पैसों का जो लेदर पैक होता है, लेदर बैग होता है, वो खिड़की के पास एक घर के अंदर खिड़की के पास एक कील के ऊपर टंगा होता है। और ये बाहर से ही बिना दरवाज़ा खोले, जब आधे घंटे बाद वापस आता है ये, तो क्या करता है, खिड़की तोड़ता है और हाथ डालता है, और नेल के ऊपर से वो लेदर पाउच निकाल लेता है और पैसे रख लेता है। ठीक है। अब क्या हुआ है, अब उसके बाद इसको पता था कि अब पुलिस उसके पीछे होगी, लोग उसे ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि ओल्ड मैन कभी ना कभी वापस आके ज़रूर पुलिस को बताएगा। तो ये क्या करता है, ये कहता है कि चलो मैं पब्लिक हाईवे से नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ उससे जंगल के थ्रू जाता हूँ, वुड्स के थ्रू जाता हूँ। अब ये वुड्स में शुरू शुरू में तो अपने आप को बहुत स्मार्ट बनता है कि आज तो तेरे भाई ने कमाल कर दिया, क्या बात है क्या बात है, आज तो पूरा दिमाग मतलब चाचा चौधरी को पीछे छोड़ दिया। लेकिन थोड़े टाइम बाद इसको अपना ही आइडिया याद आता है कि पूरी दुनिया एक चूहेदानी थी, और वो जो लेदर पाउच था जिसमें पैसे थे, वो एक बेट थी। वो उसने उसको एंटाइज करा, और उसके लालच में हमारा रैट ट्रैप वाला ट्रैम्प खुद ही फंस गया। और अब वो कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा, ऐसा वो सोचता है। सोचते 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 रात हो जाती है, घूमते घूमते ही घूमता रहता है एक जगह, लेकिन इसको रास्ता नहीं मिलता है। और ये बहुत होपलेस हो जाता है। अब डार्क हो रहा है सब कुछ, सराउंडिंग डार्क हो रही हैं, सिचुएशन डार्क हो रही है। तो अब क्या करता है ये, जब सब कुछ डार्क हो जाता है, तो ये होप खो के नीचे बैठ जाता है जंगल में ही। और नीचे बैठ के एकदम से उसका सर जो है वो ग्राउंड को टच होता है। पहले वो बैठता है थोड़ी देर, फिर वो जैसे जैसे रात हो रही है तो अपना सर भी टच करा देता है ग्राउंड को। और अ, जैसे ही वो टच कराता है तो एक बहुत कमाल की चीज़ होती है, उसको थंपिंग नॉइज सुनाई देती है। थंपिंग नॉइज सुनाई देती है किसी हैमर के गिरने की, मतलब जैसे कहीं कहीं पे आसपास लोहे का काम हो रहा है, आसपास कहीं आयरन मिल है। तो अब कंटिन्यू करते हैं, बड़ा मजा आएगा। ओके। सो हाँ, तो हाँ, इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। और लेट इन दिसंबर था, ठंड का समय है। डार्कनेस वॉज ओवर डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, मतलब अब शाम से रात में समय बदल रहा है। दिस हैज इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। और उसका डेंजर बढ़ गया है, मतलब उसको अब लग रहा है कि वो रिस्क में है। और उसको वैसे ही डर लग रहा है कि उसने पैसे चुरा लिए हैं, कोई उसे पकड़ ना ले, और वो उस रैट ट्रैप में फंस गया है, कभी उससे बाहर नहीं निकलेगा। तो बहुत सारे फियर्स उसके साथ चल रहे हैं। ग्लूम है, डिस्पेयर है। ग्लूम होता है सैडनेस, डिस्पेयर होता है एक तरीके से डिप्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, और उसको फिर कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो होपलेस हो जाता है और जमीन पे जंगल की बैठ जाता है, सैंक डाउन हो जाता है, टायर्ड टू डेथ। और वो चल चल के जंगल में इतना टायर हो चुका है, उसका माइंड और उसकी बॉडी दोनों टायर हो चुके हैं यहाँ पे। तो टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। और उसको लगता है कि उसका आखिरी मोमेंट आ गया है, अब उसका आखिरी समय आ गया है। बट जस्ट हैज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, और होपलेस होकर वो जैंक हो गया, नीचे बैठ गया। और उसके बाद वो अब लेटने की अवस्था में आ जाता है, उसका सर जो है वो जमीन को टच कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही टच करता है, ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थंपिंग। और उसे एक हार्ड रेगुलर थंपिंग, जैसे कोई हथौड़ा गिरने की आवाज आ रही होती है। देर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज, और कोई डाउट नहीं रहता उसके दिल में। ही रेज हिमसेल्फ, एकदम से उठता है, खड़ा हो जाता है।
दोज आर द हैमर्ड स्ट्रोक्स। वो बोलता है ये तो हथौड़ा गिरने की आवाज है फ्रॉम एन आयरन मिल। एक आयरन मिल है आसपास, बहुत खुश हो जाता है वो। क्यों खुश होता है बताएंगे। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, और इसलिए खुश होता है क्योंकि वहाँ पे लोग होंगे, क्योंकि वो आयरन मिल है तो वहाँ पे गर्मी होगी, आग होगी। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, और वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को गैदर करता है, समन मतलब गैदर करता है। गॉट अप, उठता है, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और चलने लगता है डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जहाँ से वो आवाज आ रही होती है। बढ़िया। अब हमारे जो ऑथर हैं, जो हमारी ऑथर हैं, वो इस कहानी को सुना रहे हैं। ठीक है, वो इस कहानी को सुना रहे हैं, बट ये कहानी जो वो सुना रहे हैं वो एकदम से इसी वक्त मतलब क्या कहते हैं, एकदम प्रेजेंट में आके रैम्सो आयरन वर्क्स के बारे में, उसकी अभी हालत में, जब वो जिस वक्त वो लिख रहे हैं उस वक्त की हालत बताते हैं कि रैम्सो आयरन वर्क्स विच आर नॉट नाउ क्लोज डाउन। जब वो ट्रैम्प वहां पे जंगल में था उस वक्त तो वो खुली हुई थी रैम्सो आयरन वर्क्स, लेकिन अब जिस वक्त वो ऑथर हमारी वो कहानी लिख रही हैं इस वक्त वो बंद हुई हैं। वर नॉट सो लॉन्ग अगो, और बहुत पहले, लेकिन बहुत पहले बहुत बड़ा प्लांट था, लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर। स्मेल्टर क्या होता है? स्मेल्टर का मतलब होता है जहाँ पे पिघलाया जाता है। रोलिंग पिन होती है जहाँ पे लोहे को किसी और मेटल के साथ मिक्स किया जाता है ताकि उसमें स्ट्रेंथ डाली जा सके। जैसे अगर अगर आयरन प्लस कार्बन इक्वल टू स्टील, वैसे ही कुछ केमिकल रिएक्शन करने के लिए। एंड फोर्ज वो जगह होती है जहाँ पे आयरन को डक्टाइल शीट्स में मार मार के, मतलब हथौड़े से मार मार के डक्टाइल शीट्स में प्लेस किया जाता है। जैसे कि अगर कोई, उसको हम क्या करते हैं, लोहे को गर्म करते हैं और गर्म करके उसके ऊपर हथौड़ा थोड़ा थोड़ा मारते हैं। उससे क्या होता है कि वो डक्टाइल शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उन शीट्स को हम कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, या फिर हम उससे यूटेंसिल्स चीज़ें भी बना सकते हैं इन द समर टाइम। और अब यहाँ पे वो ऑथर एक जनरल बता रहे हैं कि पहले वो जो आयरन वर्क थी वो खुली थी लेकिन अब बंद है, और समर टाइम में क्या होता है और विंटर टाइम में क्या होता है वो ये बताना चाहते हैं। तो देखते हैं समर टाइम में क्या होता है। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेविली लोडेड बार्जेस एंड स्काउस स्लिड डाउन द कैनाल। और वो बताते हैं कि बहुत सारा सामान होता था। लोडेड बार्जेस एंड स्काउस मतलब कि एक प्लेटफॉर्म होता है बार्जेस एंड स्काउस, और उस पर सामान होता है। वो स्लिड डाउन द कैनाल। कैनाल एक छोटी सी वाटर बॉडी होती है, तो उसको ठंडा करने के लिए जो भी डक्टाइल शीट्स वीट्स बनती है वहाँ पे, एनविल पे हथौड़ा मार मार के हम बहुत गर्म करते हैं पहले आयरन को, फिर उसको हथौड़ा मारते हैं, उसको एक शेप देते हैं। तो और बहुत सारा सामान बनता था, और उसको स्लिट डाउन द कैनाल मतलब उसे वाटर बॉडी के ऊपर कूलिंग के लिए डाल दिया जाता था। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, और उस फैक्ट्री के अंदर एक लार्ज इनलैंड लेक भी है। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट। और विंटर टाइम में जो रोड्स नियर द मिल थी वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट। और वो रोड्स नियर द मिल मतलब वो जो आयरन मिल थी उसके आसपास की जो रोड्स थी। और ये यहाँ पे अब विंटर टाइम का शुरू कर दिया उन्होंने, पहले समर टाइम में बताया कि बहुत सारा सामान बनता था। यहाँ से यहाँ का मतलब है कि बहुत सारा सामान बनता था, और एक इनलैंड लेक में उसको ठंडा करने के लिए डाला जाता था। ठीक है, और अब यहाँ से यहाँ तक ये विंटर टाइम का बता रहे हैं ऑथर हमारे। तो इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल, जो सड़कें थी मिल के पास, वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट। और क्योंकि डेंस हो जाता है, अगर अगर किसी को साइंस का कंसेप्ट पता हो तो विंटर में जो एयर होती है वो डेंस हो जाती है। तो इसीलिए जो जब हम गर्मी प्रोड्यूस करते हैं ताकि लोहे को गर्म कर सकें, कैसे करेंगे? कोल से, क्योंकि उस वक्त तो कोल ही था, कोयला ही था। तो कोयले को गर्म करके जब लोग कोयले को गर्म कर करके आग लगा के कोयले में जब हम आयरन को गर्म करने की कोशिश करते हैं, तो विंटर टाइम में जो रोड्स थी आयरन मिल के पास वो काली पड़ जाती थी उसकी ऐश से। और विद सिफ्टेड मतलब एक तरीके से जैसे कोई धुआं उठता है ना, एकदम आप अगरबत्ती जलाओ तो उसमें से एक धुआं सा निकलता है ना, तो वो सिफ्ट होता है हवा में, मतलब बह रहा है। सिफ्टेड डाउन द बिग चारकोल क्रेट्स, और बिग चारकोल क्रेट्स में सिफ्ट हो रहा होता है, मतलब कि जहाँ पे चारकोल की क्रेट्स माने जहाँ पे कोयला रखा होता है वहाँ पे सिफ्ट हो रहा होता है धुआं, जहाँ पे जल रहा होता है। ओके, तो ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये तुम्हें एक ओवरव्यू देता है कि पहले तो बहुत चलती थी, अब इस वक्त बंद है जिस वक्त वो कहानी लिख रहे हैं। और समर टाइम में क्या होता था, बहुत सारा सामान बनता था, और विंटर टाइम में सारी सड़कें काली हो जाती थी क्योंकि डेंस एटमॉस्फेयर होता है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, और एक लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क। अब एक फिल्म की तरह लिखा गया। सेम दिन ट्रैम्प के साथ क्या हो रहा था यहाँ बताया गया है कि वो बहुत होपलेस हो गया, उसने चुरा लिया है, और अब वो भाग के जगह ढूंढ रहा है छुपने की। पब्लिक हाईवे से नहीं गया है और जंगल से गया है, जंगल में उसे रास्ता नहीं मिल रहा है, होपलेस हो गया है और ज़मीन पे आके लेट गया है। लेकिन जैसे ही लेटता है एकदम से उसे
आवाज़ सुनाई देती है आयरन मिल की, और वो उठ के उसकी डायरेक्शन में जाने लगता है। जैसे और कट टू यहाँ पे दिखाते हैं उसी टाइम, उसी वक्त, उसी दिन आयरन मिल में क्या चल रहा है, एक तरीके से पिक्चर की तरह लिखा गया है, बहुत बढ़िया। तो तालियां ऑथर के लिए। सो ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, और उसी दिन लॉन्ग डार्क इवनिंग मतलब शाम जस्ट बिफोर क्रिसमस और क्रिसमस से पहले, द मास्टर स्मिथ, मास्टर स्मिथ वो होता है जिसके अंडर आयरन मिल के वर्कर्स काम करते हैं, उसको मास्टर स्मिथ कहते हैं। स्मिथ मतलब ब्लैक स्मिथ, ठीक है, जो लोहा पिघलाने का काम करता है उस, और जिसके अंदर बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं। हम देखो यहाँ पे लिखा है ना, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, उसका हेल्पर, दो लोग हैं, सैट इन द डार्क फोर्ज, और वो डार्क फोर्ज में बैठे थे। फोर्ज का कमरा है ये, आयरन मिल में बहुत सारे कमरे होते हैं, फोर्ज वो कमरा होता है जहाँ पे आयरन को गर्म करके उसको डक्टाइल शीट्स में पीटा जाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कि हिट व्हेन द आयरन इज हॉट, लोहे पे वार करो जब वो लोहा गर्म हो, तो वार करो जब लोहा गर्म हो। तो ये वही मुहावरे का वो है कि जब लोहा गर्म होता है तो उसको पीट पीट के हथौड़े से हम किसी भी शेप में, किसी भी आकार में कर सकते हैं। सो द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और वो पिग आयरन के गर्म होने का इंतजार कर रहे थे, विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और ताकि जब वो गर्म हो जाएगा तो उसको हम एनविल पे रख देंगे। एनविल वो जगह होती है जहां पे हम हथौड़ा मार मार के उसको पीट के डक्टाइल शीट्स में बना सकते हैं। एवरी नाउ एंड देन, और हर मतलब एवरी नाउ एंड देन मतलब रोजाना, ऐसे कहते हैं रोजाना, वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास विद द लॉन्ग आयरन बार, और एक आयरन बार उनके पास कोई पड़ी थी, कोई ऐसी आर्बिट्ररी आयरन बार पड़ी है, और उससे वो उसको स्टिर ग्लोइंग मास, जो ग्लो कर रहा है वो आयरन को, हमने जिसमें आग लगा रखी है आयरन में, मतलब आग नहीं लगा रखी, आग पे रखा हो रहा है गर्म करने के लिए, वो ग्लो कर रहा होता है। ग्लोइंग मास आयरन को ही कह रहे हैं यहाँ पे। और लॉन्ग आयरन बार से ही उसको हम, मतलब जैसे अगर आप कभी कोई पनीर टिक्का खाओ, तो पनीर टिक्का को एक साइड से नहीं दोनों साइड से गर्म करना पड़ता है ना, तो वैसे ही उनको आयरन के दोनों साइड्स को, आयरन को चारों साइड से गर्म करना था। तो इसलिए उसे बार बार जाके लोग डिस्प्लेस कर रहे थे, कभी उसे लेफ्ट पे रख रहे थे, कभी उसे राइट पे रख रहे थे, आग में ही उसे हिला रहे थे, ठीक है। तो विद अ लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और वो बार बार वापस आ रहे थे अपनी जगह पे, ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन, क्योंकि वहाँ पे आग, जहाँ पे आग थी, जहाँ पे आग में आयरन गर्म हो रहा था, वहाँ पे बहुत पसीना आ रहा था। देखो आयरन ये है कि बहुत ठंड है इस वक्त, दिसंबर का महीना है और क्रिसमस आने वाला है, तो बहुत ठंड होती है, लेकिन वो लोग इतनी गर्मी में बैठे थे कि वो उस आग से बार बार दूर जा रहे थे। ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन मतलब पसीना आ रहा था। दो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, और ऐसे जैसे कि कोई कस्टम हो, जैसे कि कोई ट्रेडिशन हो, जो हमारा जो हमारा दो लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए कमरे में इस वक्त, मास्टर ब्लैक स्मिथ और सर्वेंट, उसका जो हेल्पर है, कुछ नहीं पहना, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज। मतलब उन्होंने एक, दोनों ने एक ही चीज पहनी थी, इसीलिए वो कह रहा है कि ऐसे जैसे कि कोई यूनिफॉर्म है, जैसे स्कूल में हम देखते हैं सब लोग एक ही तरीके के कपड़े पहनते हैं, ब्लैक कोट, मतलब स्कूल की जो यूनिफॉर्म ड्रेस होती है वो पहनते हैं, वैसे ही यहाँ पे दोनों ने सेम कपड़े पहने थे। इसलिए हमारा ऑथर एक तरीके से चुटकी ले रहा है, मजाक कर रहा है कि ऐसे कि जैसे कोई कस्टम हो। क्या पहना था इन दोनों ने? लॉन्ग शर्ट पहनी थी और पेयर ऑफ वुडन शूज पहने थे। वुडन शूज इसलिए पहने थे क्योंकि वुड एक बहुत बैड कंडक्टर होता है, यानी इंसुलेटर होता है हीट का, इसलिए वुडन शूज पहने थे, और लॉन्ग शर्ट पहनी थी ताकि मतलब शायद दिसंबर का महीना था, तो इन दोनों ने ही सेम चीज पहनी थी, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं एज दो वॉज अ कस्टम। ओके, आगे चलते हैं। समझ आ रहा है ना यहाँ तक? ऑल द टाइम देर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, और पूरे समय, इस पूरे दौरान जब वो गर्म कर रहे हैं, बार बार जा जाके उस आयरन को, आयरन के पीस को इधर उधर कर रहे हैं आग के ऊपर, ताकि चारों तरफ से यूनिफॉर्मली गर्म हो, तो क्या हुआ? ऑल द टाइम, इसके दौरान, देर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, और बहुत सारी आवाज़ें थी फोर्ज में। मतलब आग से आवाज़ आ रही होगी, आयरन गरम हो रहा है उसकी आवाज़ आ रही होगी, उनके पास एक लॉन्ग आयरन बार है, उससे वो बार बार जाके उसको हिला रहे थे, तो वो उससे उससे भी आवाज़ आ रही होगी जब वो टच हो रहा होगा। और और आयरन मिल में तो आवाज़ आती रहती है, गर्म होता है, लोहा पिघलता है, रोलिंग मिल चल रही होती है, तो बहुत आवाज़ रहती है। द बिग बेलोज ग्रोन, बिग बेलोज क्या होते हैं? बिग बेलो, जब लोहा मिक्स हो रहा होता है, जैसे जब पिघला हुआ लोहा मिक्स हो रहा होता है, उसको बिग बेलोज बोलते हैं। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और बर्निंग कोल क्या होता है? जिसके ऊपर जिसके ऊपर हम गर्म कर रहे हैं अपने आयरन को, हॉट कर रहे हैं, ताकि उसको मार मार के हम हथौड़े से मार मार के हम उसको डक्टाइल शीट्स में कर सकें। डक्टाइल शीट्स क्या होती है? बहुत थिन शीट्स। सो उसमें से आवाज़ आ रही होती है, जैसे आपने देखा होगा, अगर कभी कागज़ में भी, अगर कागज़ में तो नहीं, लेकिन जैसे
चटर पटर की आवाज़ होती है ना कुछ चीज़ में आग लगाने से, वैसी यहाँ पे बर्निंग कोल की आवाज़ आ रही है। जैसे अगर कभी हम अगर लोहड़ी मनाते हैं तो लोहड़ी में भी अगर पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न डालो या फिर आपने देखा हो तो आवाज़ आती है जलने से। द फायर बॉय, और जो जो उसको जो हेल्पर था उसका, उसको फायर बॉय बोल रहे हैं, शवल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस। मॉ क्या होता है? माउथ। माउथ ऑफ द फर्नेस। फर्नेस हमारा एक, फर्नेस वो जगह है जहाँ पे आयरन रखा है, और जिस जहाँ पे हमारा चारकोल रखा है और चारकोल के ऊपर आयरन रखा है गर्म होने के लिए, उसको फर्नेस कहते हैं। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और जैसे ही उसने शवल करा चारकोल मतलब और चारकोल डाला और कोयला डाला उसमें, माउथ ऑफ द फर्नेस मतलब माउथ ऑफ द फर्नेस में, जहाँ पे हमारा आयरन गर्म हो रहा है ताकि हम उसको डक्टाइल शीट्स में पीट पीट के कर सकें, तो एकदम से चटर पटर की आवाज़ आई विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। देखा होगा आपने, कभी भी आग अगर जल रही होती है उसमें अगर आप हल्का सा कुछ भी डालो तो एकदम से आवाज़ आती है। नॉट कि समथिंग लाइक समथिंग जिसमें एयर हो, तो चारकोल में एयर ट्रैप्ड होती है तो उस वजह से वो फटता है। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर तो झरना गिरने की आवाज़ आ रही थी, अंदर से कितनी आवाज़ आ रही थी और बाहर से तो झरना गिरने की आवाज़ आ रही थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टिल रूफ। और ऑथर बाहर का सिचुएशन बता रहा है कि बाहर तो एक झरना गिर रहा है, वाटरफॉल है इस आयरन मिल के बाहर, और एक शार्प नॉर्थ विंड है जो कि रेन हमारी गिर रही है और उसकी डायरेक्शन हमारी एक शार्प नॉर्थ विंड बदल रही है, और ऐसी डायरेक्शन कर रही है कि ब्रिक टिल रूफ के ऊपर आके स्लैंटिंग में हमारी बारिश गिर रही है डायरेक्टली। ठीक है, एक तरीके से डिस्क्रिप्शन देने के लिए, एक तरीके से इमेजरी क्रिएट करने के लिए। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती लेकिन वो आपको सिचुएशन के बारे में बताती हैं। इट वॉज प्रोबेबली ऑन द अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस। और देखो क्या समा बांधा है ऑथर ने कि बहुत सारा बताया कि अच्छा ये आवाज़ हो रही है, ये हो रहा है आयरन मिल में, ये हो रहा है, बाहर झरना गिर रहा है और हवा चल रही है उसकी वजह से बारिश स्लैंटिंग गिर रही है डायरेक्टली ऑन द ब्रिक टिल रूफ के अगेंस्ट गिर रही है एक तरीके से। ठीक है, तो बताता है कि हो सकता है ऑन इट्स प्रोबेबली ऑन द अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस, और यही यही रीज़न होगा इतनी सारी आवाज़ हुई है क्योंकि कि ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर्ड द फोर्ज until he stood close up to the furnace। और ये बताते कि इतनी आवाज़ ही हो रही होगी तभी जो हमारे दो लोग पहले से ही अंदर थे, हमारा ब्लैक स्मिथ था और उसका हेल्पर था, तो ब्लैक स्मिथ ने नोटिस नहीं करा उस आदमी को जो गेट खोलकर अंदर आया और फोर्ज के अंदर आया, एंड अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। और जब तक वो जहाँ पे आग लगी हुई थी हमारे चारकोल में जिसके ऊपर लोहा पिघलने के लिए रखा हुआ था, तो वहाँ पर जब तक वहाँ पर जाके वो खड़ा नहीं हो गया हमारा ट्रैम्प, तब तक हमारे ब्लैक स्मिथ को नहीं पता चला। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स। और ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत आम बात थी। मतलब वैगाबॉन्ड वो होता है जिसके पास कोई रहने के लिए शेल्टर नहीं होता, तो पुअर गरीब लोगों के लिए, या जो कि वॉन्डरर्स होते हैं, वैगाबॉन्ड्स होते हैं, ट्रैम्प्स होते हैं बेसिकली, जो जो अपना सामान बेचते हैं और इधर से उधर जाते रहते हैं मतलब सामान बेचने के लिए, उनके पास कोई परमानेंट घर नहीं होता, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मतलब ऐसा होता रहता था विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्स बाय द ग्लो ऑफ द लाइट। तो मतलब वो बता रहे हैं कि मास्टर ब्लैकस्मिथ के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत सारे गरीब वैगाबॉन्ड्स जो कि ट्रैम्प्स होते हैं वो इधर उधर से वहाँ पे आते थे रात बिताने के लिए, क्योंकि वो अट्रैक्ट होते थे फोर्ज की ग्लो ऑफ लाइट से। मतलब वहाँ पे वो फर्नेस जल रही है, फर्नेस में आग लगी हुई है ताकि वो लोहा पिघला सकें, तो इसीलिए ही ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द सूटी पेन्स। सूटी पेन्स क्या होते हैं? सूटी पेन्स बेसिकली, सूटी का मतलब होता है जहाँ कोई धुएं के थ्रू कुछ हो रहा हो, मतलब पेन्स होते हैं विंडो पेन्स। तो सूटी पेन, सूटी का क्या मतलब होगा यहाँ पे? सूटी का मतलब ये होगा कि जहाँ एक तरीके से धुआं निकल रहा है ना फर्नेस से, तो उस वजह से जो विंडो पेन्स है वो सूटी हो गए हैं, मतलब कि उस पर कालिक सी जम गई है, उससे जो लाइट निकलती थी एस्केप हो पाती थी। मतलब वो जो विंडो का पेन है वो ट्रांसलूसेंट हो गया एक तरीके से, और उससे जो लाइट निकल पाती थी वो बुलाती थी बाहर के वैगाबॉन्ड्स को टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, ताकि वो अंदर आ सके और अपने आप को गर्मी प्रदान कर सके। क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड है, इस वक्त दिसंबर है, हालांकि अंदर इतनी गर्मी है कि उन लोगों को बार बार अपनी जगह बदलनी पड़ती है, वहाँ पे जाके बैठ नहीं सकते वो आग के सामने, लेकिन बाहर तो बहुत गर्मी है। तो आयरन ही देखो, बाहर बहुत गर्मी है, सॉरी आयरन नहीं, कंट्रास्ट, बाहर बहुत गर्मी है और अंदर बहुत, सॉरी बाहर बहुत सर्दी है क्योंकि दिसंबर है और अंदर बहुत गर्मी है। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। और जो हमारे दोनों ब्लैक स्मिथ और उसका हेल्पर थे, दोनों को ब्लैक स्मिथ बुला रहे हैं, मतलब एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था और एक उसका हेल्पर था, वो भी ब्लैक स्मिथ ही होगा एक तरीके से, जूनियर डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला है, तो दोनों हैं, तो दोनों डेवलपर ही, लेकिन एक सॉफ्टवेयर एक जूनियर है और एक सीनियर है। तो द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली, और उन्होंने एक तरीके से एंड इनडिफरेंटली, इनडिफरेंटली का मतलब होता है बिना किसी काइंडनेस के, मतलब इग्नोर करते हुए देखा, मतलब ऐसे ठीक है आ गया,
आजा, चल आजा, बहुत लोग आते हैं, तू भी आ गया, ऐसे ऐसे उन्होंने इस भाव से देखा, कोई काइंडनेस नहीं दिखाई, उसको ऑनर नहीं करा, ठीक है। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, और वो जो ट्रैम्प था वो वैसे ही दिखता था जैसे गरीब लोग, गरीब वैगाबॉन्ड्स, गरीब ट्रैम्प्स दिखते थे, विद लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी, डर्टी रैगेड एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और बिल्कुल वैसे ही दिखता था जैसे उसके तरीके के लोग दिखते थे, ऐसा ब्लैकस्मिथ सोचता है, विद अ लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी के साथ, गंदे रैगेड मतलब फटे हुए कपड़ों के साथ, एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसने अपने छाती के ऊपर बैलेंस करके एक तरीके से वो बागा की तरह चल रहा है तारक मेहता से, तो ऐसे चल रहा है जैसे बागा चलता था, और उसके हाथ में रैट ट्रैप्स हैं, सोचो, तो उसकी छाती पे वो लोग रैट ट्रैप्स टच हो रहे हैं। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, और उसने, हालांकि उसने बहुत अच्छे से परमिशन मांगी कि क्या वो रह सकता है वहाँ पे रात के लिए, एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नॉडेड हॉटी कंसेंट। हॉटी क्या होता है? प्राउड, मतलब घमंडी। तो जो मास्टर ब्लैकस्मिथ थे हमारे, उन्होंने कहा ठीक है रह ले भाई, कोई नहीं, बहुत आसान करते हैं, तुझ पे भी कर देंगे, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, और उससे एक भी बात नहीं करी, सिर्फ नॉड कर दिया बस, ठीक है चल आजा, कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो अपनी ही चौड़ में थे, क्योंकि वो उनके लिए तो बहुत आम बात थी, लोग आते थे जाते थे, ठीक है। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, और हमारे ट्रैम्प ने भी, हमारे रैट ट्रैप पेडलर ने भी, इसने भी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वो वहाँ बात करने तो आया नहीं था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वहाँ पे अपने आप को गर्म रखने के लिए और स्लीप करने के लिए आया था, सोने के लिए आया था, रात के शेल्टर के लिए आया था बस, क्योंकि उसको रात को सोने के लिए कोई जगह नहीं थी और बाहर बहुत ठंड थी। इन दोज डेज, और उस समय, रैम्सो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, और उस समय जो रैम्सो आयरन मिल थी वो बहुत ही प्रोमिनेंट मतलब जो अपना काम अच्छे से करता है, मतलब प्रोमिनेंट मतलब एक प्रोमिनेंट राजा, बहुत सारे राजा हुए, लेकिन अशोक एक प्रोमिनेंट राजा थे क्योंकि उन्होंने कुछ कुछ बहुत अच्छे अच्छे काम करे, तो वैसे ही प्रोमिनेंट आयरन मास्टर थे, उन्होंने उस आयरन मिल के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करे, रिस्पॉन्सिबल थे। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, और ऐसा आयरन मास्टर, जिस ये ब्लैकस्मिथ, मास्टर ब्लैकस्मिथ से भी ऊपर लेवल होता है, तो आयरन मास्टर ऐसा था कि उसकी सबसे बड़ी चाहत ये थी, ग्रेटेस्ट एम्बिशन ये थी कि वो बहुत अच्छा आयरन मार्केट में दे, सबसे अच्छे क्वालिटी का आयरन मार्केट में थे। ही वॉच बोथ नाइट एंड डे, और उसने नाइट, दिन में भी रात में भी देखा कि काम अच्छे से हो रहा है, दैट वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी क्षण जब हमारा ट्रैम्प आ गया अंदर और उसको परमिशन मिल गई है मास्टर ब्लैकस्मिथ से, ही केम इन टू द फोर्ज, और वो आयरन मास्टर फोर्ज के कमरे में आता है ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन करता रहता है हमारा आयरन मास्टर, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबल है, अच्छे से काम करना चाहता है, अच्छा आयरन शिप करना चाहता है बाहर मार्केट में अपनी आयरन मिल से, इसलिए वो एक नाइटली इंस्पेक्शन के लिए इसी वक्त, इसी क्षण हमारे फोर्ज के कमरे में घुसता है, ठीक है। naturally the first thing he saw on the Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. और जैसे ही वो अंदर घुसा, उसे उसे वो टॉल रैगामफिन, मतलब जो फटे हुए कपड़ों में होता है उसे रैगामफिन कहते हैं, हु हैड ईज हिज वे, और जो कि ईज हिज वे मतलब धीरे 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 करके वो फर्नेस के इतने पास पहुंच गया, जो हमारा ट्रैम्प है, जो रैट रैप बेचता है, कि उसके कपड़ों से स्टीम निकलने लगी। कैसे निकलेगी स्टीम? गर्मी से जब पास पहुंच जाओगे तो गर्मी से पसीना आएगा, और इतनी गर्मी है कि वो पसीना भी इवेपोरेट हो रहा है, स्टीम निकल रही है, ठीक है। और कभी छोले भटूरे खाए हो तो उसकी रेडी पे भी ऐसा लगता है कि जैसे अजीब सा, मतलब क्या कहते हैं, स्टीम निकल रही होती है, क्योंकि इतना गर्म तेल होता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी गर्मी का लेवल दिखाने के लिए उन्होंने बताया कि उसके कपड़ों से स्ट्रीम निकल रही है, उसके वेट रैग से। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, और वो ब्लैक स्मिथ की तरह उसने ऐसा नहीं करा, हु हैड हार्डली डीन्ड, मतलब उन्होंने, जिन्होंने एहसान कर दिया था एक तरीके से, टू लुक एट द स्ट्रेंजर। डीन का मतलब कि एहसान की तरह से ट्राई भी नहीं करा था उन्होंने हमारे ट्रैम्प की तरफ देखने के लिए। ही वॉकड अप क्लोज टू हिम, और हमारा आयरन मास्टर उसके पास चल के गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसको बहुत केयरफुली देखा, उसको एग्जामिन करा, देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, और उसने जो हमारे ये क्या कहते हैं, ट्रैम्प ने, जो हमारा रैट ट्रैप पेडलर है, उसने जो हैट पहनी थी, स्लाउच हैट थी, मतलब ढीली हैट थी, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और उसके फेस का बेटर व्यू लिया, ठीक है। बट ऑफ कोर्स इट इज यू, नील ऑलॉफ, ऑलॉफ, और वो एकदम से चीख के बोल बोल पड़ा हमारा ये आयरन मास्टर की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। आयरन मास्टर पहले आर्मी में काम करता था, आर्मी मैन था, रेजिमेंट में काम करता था स्वीडन की,
तो इसलिए, और अब वो जब जब उसकी सर्विस खत्म हो गई आर्मी में, तो अब वो एक आयरन मिल का आयरन मास्टर है, ठीक है। तो एकदम से वो चीख के बोलता है उसका चेहरा देखने के बाद, रैट ट्रैप बेचने वाले का चेहरा देखने के बाद, बट ऑफ कोर्स इट इज यू, अरे ये तो तुम ही हो, नील सोलॉफ। ही सेड, हाउ डू यू डू लुक, तुम कैसे दिखते हो भाई। द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड never before seen the Iron Master at Ramso and did not even know what his name was. और जो हमारे रैट पढ़ रहे थे वो तो एकदम से हैरान हो गया, भाई मैंने तो इसे कभी देखा भी नहीं, ना तो उसने उसे कभी देखा था, ना उसे उसका नाम पता था। बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroners. और यहाँ पे भी मतलब जैसे ही इंसान को कंफर्ट मिलता है ना, अब वो पहले उसको डर लग रहा था कि वो मर जाएगा बाहर, क्योंकि उसे ना खाना मिलता ना गर्मी, लेकिन अब उसको गर्मी मिल गई तो उसे फिर से पैसों का लालच होने लगा है। और होगा भी यार, क्योंकि इतना इनसिक्योर वो जीवन जी रहा है, मतलब उसको हैंड टू माउथ है, मेहनत करता है लेकिन फिर भी नहीं कमा पाता है, चोरी करनी पड़ती है हर जगह से, मतलब उसे हेट मिलता है, प्यार नहीं मिलता है, हर कोई उसे भगा देता है। तो उसका एकदम से दिमाग में आया कि अगर वो उसे अपना दोस्त समझेगा, आयरन मास्टर अगर इस ट्रैम्प को अपना दोस्त समझेगा, ओल्ड एक्वेंटेंस समझेगा, मतलब पुराना दोस्त समझेगा, तो वो शायद उसको थोड़े से पैसे दे देगा, कपल ऑफ क्रोनर्स। क्रोनर्स क्या है, स्वीडन करेंसी है। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम एट ऑल एट वंस, मतलब वो इसीलिए वो शुरुआत से ही उसको ये नहीं बोलना चाहता था कि भाई मैं नहीं जानता तुम्हें, तुम गलत हो, तो कोई रॉन्ग नंबर है भाई, ये रॉन्ग नंबर है, ऐसा नहीं बोला उसने, ना वो बोलना चाहता था। उसे लग रहा था शायद वो अगर अपना पुराना दोस्त समझे तो कुछ पैसे ही दे देगा और चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी। और जो हमारा ट्रैम्प है, जो हमारा रैट ट्रैप पेडलर है, वो भी मतलब कैरेक्टर में आ गया बिल्कुल कि भगवान ही जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, ये बोलता है वो उसको, आयरन मास्टर को, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। और हमारा आयरन मास्टर ही बोलता है कि तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए था रेजिमेंट से, दैट वॉज द मिस्टेक, वो एक गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम। और उस जो ये हमारा जो ट्रैम्प है, उसने वो ट्रैम्प जिसको वो दोस्त समझता है आयरन मास्टर, तो वो बोलता है कि तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए था और वो एक गलती थी, और अगर मैं उस वक्त सर्विस में होता, अगर मैं उस वक्त आर्मी में होता, तो मैं ऐसा नहीं होने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, और अब तो तुम मेरे घर ही चलोगे। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp। और उसको लगा था अगर आया है, थोड़ा तरस वरस खाएगा, अपना दोस्त समझ रहा है तो मुझे थोड़े पैसे दे देगा यार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने तो उसे घर ले जाने की जिद करने लगी, आयरन मास्टर अब घर ले जाने की जिद कर रहा है हमारे ट्रैम्प को। तो लेकिन अब तो सिचुएशन ही पलट गई एकदम से। मैनर हाउस तक जाना, मतलब मैनर हाउस क्या होता है, जो आगे से थोड़ा नैरो होता है, पतला होता है, लेकिन पीछे पीछे चल के जो जो एक विला टाइप होता है, जो कि चौड़ा हो जाता है, उसको कहते हैं मैनर हाउस। और एक और होता है कि उसके चारों तरफ पेड़ होते हैं। एंड बी रिसीव बाय द ओनर, और वहां तक जाना और उसके ओनर से एक पुराने रेजिमेंटल आर्मी मैन दोस्त की तरह मिलना, वो तो उसको बिल्कुल प्लीज नहीं कर रहा था ट्रैम्प को। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे डर था यार, उसने तो पैसे चुरा रखे थे, जब वो वहां जाएगा तो एक ना एक दिन उसे पकड़ ही लेंगे वो लोग, मतलब जैसे ही वहां पे जाएगा तो उसको बातें बातें करेगा तो पता चल जाएगा कि वो तो भाई ट्रैम्प है, वो तो उसका दोस्त ही नहीं है, नील सोलॉफ तो है ही नहीं वो। तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, उसको पुलिस के हवाले कर देगा और पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसका वैसे ही उसने चुरा रखे थे 30 करोड़। ठीक है। तो नो, तो ट्रैम्प कहता है, नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं नहीं सोच सकता, ये मैं नहीं जाऊंगा। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म, और वो ओके ऐसा ऐसा कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, और वो एकदम से अलार्म हो गया कि उसे पता है कि उसका गेम ओवर होने वाला है। ही थॉट ऑफ द 30 करोड़, और वो एकदम से 30 करोड़ के बारे में सोचता है। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन। और ये सोचता है कि अगर मैनर हाउस तक गया तो ये तो अपने आप को खुद ही शेर की गुफा में डालने जैसा होगा। वॉलंटरली मतलब खुद। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज, और वो तो सिर्फ यहाँ पे फोर्ज में सोने का चांस चाहता था, क्योंकि यहाँ पे गर्मी थी और बाहर ठंड थी। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली सॉरी एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल। और वो चाहता था कि वो जैसे आया है एकदम सोए, मतलब रात को सोए और सुबह चला जाए शांति से, चुपके से, इनकॉन्स्पिशियसली मतलब सीक्रेटली, किसी को कुछ बिना बताए। द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। और जो हमारा आयरन मास्टर था वो सोच रहा था कि यार ये तो अपनी क्लोथिंग की वजह से शर्मिंदा है, इसके कपड़े फटे हुए हैं, इसकी हालत बुरी है, इसके पास पैसे नहीं है, एक आयरन मिल में सो रहा है, इसके पास खाने के लिए नहीं है, तो इसलिए इसको शर्म आ रही है। प्लीज डोंट थिंक आई हैव सच अ फाइन होम। और आयरन मास्टर अब उसको कंफर्ट कराता है इस पैराग्राफ में, और कितने अच्छे से कराता है। बोलता है कि ये मत सोचो कि मेरी हालत बहुत अच्छी है, मेरे पास बहुत अच्छा घर है, या मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कंपैरिजन में मेरी जिंदगी, मेरा घर बहुत अच्छा है। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड, और एलिजाबेथ उसकी बीवी का नाम था, और वो डेड हो गई थी। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, माई बॉयज आर अब्रॉड, और मेरे जो बच्चे हैं वो तो बाहर रहते हैं,
एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और मेरी सबसे बड़ी बेटी और मेरे अलावा इस घर में कोई नहीं है. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. और वो उसे इतना अच्छे से बोल रहा है कि बोलता है कि ये मत सोचो कि तुम्हारे कंपैरिजन में मेरी हालत बहुत अच्छी है. मेरे घर में मेरी जो बीवी है वो मर चुकी है, मेरे मेरे बेटे बाहर हैं, मेरे को छोड़ के जा चुके हैं. और नहीं, ये नहीं बोला उसने छोड़ के जा चुके हैं, उसके बेटे बाहर हैं और उसके घर में सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी और वो हैं. और वो लोग सोच रहे थे कि उनके पास इस बार क्रिसमस पे कोई भी कंपनी नहीं है. अब कंपनी मतलब उसका कोई साथ देने वाला नहीं है, मतलब उनके साथ बात करने के लिए नहीं है क्रिसमस पे कोई. और वो चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो. ट्रैम्प को कहता है आयरन मास्टर कि तुम हमारे साथ चलो और क्रिसमस के खाने को फटाफट जल्दी से गायब करने का, मतलब कि साथ में मिलके खाते हैं और उसे गायब करते हैं. ठीक है. बट द स्ट्रेंजर सेड नो. और हमारा ट्रैम्प था वो बिल्कुल नो बोल रहा था. बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो. और वो स्वाभाविक है, नो ही बोलेगा, क्योंकि अगर येस बोल देगा तो उसका गेम ओवर हो जाएगा, क्योंकि आयरन मास्टर तो वैसे ही आयरन आर्मी मैन है और पुलिस को बता देगा वो. ठीक है. अगर वो अब वो फंस फंस चुका है ये हमारा ट्रैम्प. इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टाल. और वो उसका असली नाम बताता है, असली नाम इन द सेंस उसने जो वो समझ रहा है हमारे रैट ट्रैप पेडलर को, उसका नाम बताता है कैप्टन वॉन स्टाल. प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टुनाइट. और तुम्हारे साथ रहना पसंद करते हैं वो. स्टजन स्टॉर्म हमारे मास्टर ब्लैकस्मिथ का नाम है, जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था जिसने उसे भाव भी नहीं दिया था हमारे रैट ट्रैप पेडलर को. उसको बोलता है कि इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टाल प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टुनाइट. और वो बोलता है कि जो असली में जो ट्रैम्प है, लेकिन जिसको वो कैप्टन समझ रहा है, उसका उस कैप्टन का नाम था कैप्टन वॉन स्टार. सो हमारा आयरन मास्टर हमारे मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी कंपनी में रहना चाहते हैं ये कैप्टन वॉन स्टार, ना कि मेरी. ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न्ड ऑन हिज heel. और उल्टा मुड़ के चले गए. बट ही laughed टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे. और लेकिन जाते जाते हंस रहे थे. एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड. और जो ब्लैकस्मिथ थे, जिनको पता था, जो जानते थे हमारे आयरन मास्टर को, वो समझ गए थे कि वो ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, मतलब इसके बाद भी वो कोई ना कोई